हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट का ऑफिशियल प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रखी है, प्राइमरी के और जूनियर के भी 2 टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व कर लिया। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। ये टेस्ट सीरीज हम सीटेट के द्वारा ऑफिशियल प्रश्न पत्र जो आयोग ने अपने वेबसाइट पर उपलब्ध करा रखी है, उस प्रश्न पत्र से हम सेम उसी फॉन्ट में, जिस फॉन्ट में परीक्षा में आपसे प्रश्न पत्र पूछता है, उसी फॉन्ट में सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। पहले मैंने आपको जो पहली क्लास थी उसमें आरोही और अवरोही मैंने बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। जिन्होंने ना देखा हो वो जाके पहली क्लास देखे। मैंने उसमें आरोही और अवरोही दोनों बताया था कि आरोही जहाँ पे देखिए, इसका मतलब छोटी संख्या से लेके बड़ी संख्या की तरफ, यानी छोटे से बढ़ते क्रम में हमको लिखना है। और अवरोही जहाँ मिले यानी वहाँ बड़ी संख्या से लेके छोटी संख्या की तरफ हम यानी घटते क्रम में हम लिखते हैं। आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए कि सर आरोही में घटते क्रम में था कि अवरोही में था, तो आरोही और अवरोही जिसमें एक शब्द ज्यादा, जैसे अवरोही में एक शब्द हुआ ज्यादा है तो इसमें क्या होगी, बड़ी संख्या से नहीं घटते क्रम में चलेगी, और आरोही जिसमें संख्याएं कम है उसमें बढ़ती क्रम में चलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसने कहा है कि इस सीरीज को आरोही क्रम में पहले व्यवस्थित कीजिए, जो यहाँ हमको दिया गया है सीरीज, फिर इसमें से कौन सी तृतीय संख्या आएगी, यानी कि सबसे छोटी पहली होगी, उससे बड़ी दूसरी, यानी तीसरी बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है तीसरे नंबर की। अब देखिए, पेपर आयो आपको ऐसे मिलेगा। देखिए, इस टेस्ट सीरीज में हम पेपर को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना, एक अप्रोच आपको सिखाते चलते, कितना लिखना है परीक्षा में, कितना नहीं लिखना है। आपको मैं मैथ पढ़ाते पढ़ाते साथ में ये भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से परीक्षा में आपको सॉल्व करने, ताकि कम समय में पेपर सॉल्व हो जाए आपको। जैसे ये क्वेश्चन, अब अगर पेपर में आपको ऐसे मिला तो पेपर में आपको देखना है कि सबसे छोटी संख्या इसमें से, तो आप कहोगे सर सबसे छोटी संख्या 0.288 है, तो 0.88 है, तो इसे हम सबसे पहले रखेंगे। फिर आप इसके बाद में सबसे छोटी कौन सी संख्या, अगर ये सीरीज में ना होती तो दूसरे नंबर पे सबसे छोटी, तो आप कहोगे सर इसके बाद सबसे छोटी संख्या 8.008 ये है। अब हमको पहले ये रखेंगे, दूसरे नंबर पे ये रखेंगे, और तीसरे नंबर की उसने संख्या पूछी है, तो अब इन तीनों में सबसे छोटी संख्या, तो आप कहोगे सर इन तीनों में सबसे छोटी संख्या 8.08 है, तो यही आंसर होगा हमारा। अब पेपर में बस आपको इतना सॉल्व करना है, पेपर मिले ऐसे आप अपने पेन से पहले एक सबसे छोटी रखिए, फिर उसको हटा के फिर एक छोटी निकालिए, उसको हटा के जो तीसरे नंबर पे आपको छोटी दिखे वही टिक कर दीजिए। अब यहाँ अगर चौथे नंबर का पूछता तो इन दोनों में हम छोटे देखते, पांचवा में अगर हमको करना होता तो फिर ये वाली हम देख कर चौथा हटा के पांचवा बता देते। तो उसमें आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के कोई भी संख्याएं पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 16.5 गुणे 3 माइनस 35 भागे 5 माइनस 3 गुणे 13.5 का मान। देखिए, इसको सरल करने के लिए सबसे आसान तरीका, आपने एक बोडो मास का पढ़ रखा होगा, ये आपने पढ़ रखा होगा, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट हटाया जाता है, फिर आप, फिर डिवाइड भाग, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर एडिशन जोड़, फिर सब्सट्रैक्शन घटाओ। यानी कि सबसे पहले अगर आप कहीं देखोगे ब्रैकेट कई प्रकार से होते हैं, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, फिर कहीं कहीं लिखा आप देख सकते हो का, यानी आफ, यानी आप देख सकते हो जैसे लिखा रहता है 4 का 3/2, जैसे लिखा रहता है 4 का 3/2, तो पहले ब्रैकेट हटाने के बाद ये वाली चीज आपको हटानी है। उसके बाद में डिवाइड यानी भाग करिए, फिर गुणा करिए, फिर जोड़िए, फिर घटाइए। अब जिन्होंने इसको ना याद कर रखा हो, ये बोडो मास आप याद कर लीजिए और एक कहीं कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें आप देखिए ये सबसे बड़ा ब्रैकेट ये बाहर है, तो इसको खोलने कोई आवश्यकता नहीं हमको। आंसर जब यहाँ ब्रैकेट लगा होता तो हम पहले खोलते। अब इसमें हमको सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करना है, फिर गुणा वाला सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में प्लस है नहीं, फिर माइनस करना है। अब आपको ऐसे कॉपी मिले तो उसी में आप देखिए 35 से 5 को भाग देंगे, आप यहाँ 7 नोट करिए, 5 सत्ते 35। फिर उसके बाद में अब हम गुणा करेंगे, तो 16.5 को 3 से गुणा करने के लिए आप 3 बचे 15, दशमलव लग गया, 1 बचे, छात्रिक 18, 1 19, 9 लिख गए, 1 बचे, 3 एकम 3 और 1 4, 49.5 माइनस यहाँ 7, फिर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 बचे 15 यानी 10.5
5 बचे 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, फिर 0 लगा दिए, 1 बचा, 3 एकम 3 और 1 4। अब देखिए ये हमको मिल गया। अब इतने आपको कॉपी में लिखना है, वहां पे इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अब 49.5 -7 फिर -40.5। अब देखिए -7 और -40.5 जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, -47.5, ठीक है। अब 49.5 से 47.5 घटा दीजिए, कितना बचेगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतने 3 लाइन आपको कॉपी में लिखना है। अगर किसी को ना समझ में आया हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस पॉइंट को हम वो सवाल दोबारा लेके जरूर सॉल्व करेंगे। वैसे इस सवाल में बोडो मास का नियम लगा है, पहले आपको यहाँ भाग देना था, फिर गुणा करना था, फिर जोड़ है नहीं तो घटाव करना है। आप कॉपी में एक स्टेप का है, पहले ऐसे जो पेपर मिले उसमें ही कर लीजिए। भाग वाला जैसे 7 बचे 35, मैंने यहाँ काट के 7 लिख लिया, फिर इससे मल्टीप्लाई करा के लिख लीजिए, इससे मल्टीप्लाई करा के लिखिए, फिर 3 लास्ट वाला स्टेप आप अपनी कॉपी में करिए, ताकि कम से कम आप लिखे कॉपी में और टाइम भी आपका कम वेस्ट हो। कुछ बच्चे इसको पूरा उतार के सॉल्व करते हैं, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, और अगर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा तो 150 प्रश्न सीटेट में आएंगे, कहीं ना कहीं आगे प्रश्न आपके छूटेंगे जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, 2/5 + 3/4। मैंने भिन्नों का जोड़ आपको पहली क्लास में सिखाया था, जिन्होंने ना सीखा हो एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए। सीटेट में जरूर पूछता है वो आपसे भिन्नों का जोड़। देखिए सबसे पहले नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे सर 5 चौक 20, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 दूनी 8, फिर प्लस आया है तो प्लस उतार लीजिए, माइनस है तो माइनस, 5 दिया 15। अब आप कहोगे 15 और 8 23/20। अगर ये आपको आंसर में दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता तो फिर आप इसको इस तरीके लिख सकते हैं, 20 एकम 20, 3 बचे तो ऐसे लिख दीजिए बटा 20। इस फॉर्म में आप इसको लिखिए, 20 एकम 20 और 3 23/20, 23/20 को हम इस तरीके लिख सकते हैं। तो ये आंसर हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ एक 6 अंकों की संख्या दी गई है, 2,59,031 में 5 के स्थानीय मान तथा 37,089 में 3 के अंकित मान में अंतर। अब देखिए मैंने इससे पहले आपको पढ़ा रखा था स्थानीय मान क्या चीज होता है। जैसे यहाँ देखिए आप इसने दिया है प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो स्थानीय मान जिस स्थान पे हो, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 9 2 5 6, तो इसका मतलब ये हो गया 6 जो है ये इकाई के स्थान पे है, 5 जो है वो सैकड़े के स्थान पे है, 2 जो है वो 1000 के स्थान पे है, 9 जो है वो 10,000 के स्थान पे। अब आपसे कोई पूछे 9 का स्थानीय मान, तो आप कहोगे सर 9 का स्थानीय मान 10,000 है, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान, तो आप कहोगे सर ये सैकड़ा है तो 200 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान आपसे कोई पूछेगा, आप कहोगे सर दहाई है 50 हो जाएगा। और 6 का स्थानीय मान आपसे कोई पूछे, आप कहो सर ये इकाई पे है तो 6 हो जाएगा। अब आपने ये स्थानीय मान पढ़ लिया। इसने पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, 5 के स्थानीय मान। तो आप पहले देखिए ये इकाई हो गया, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, यहाँ पे सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, यानी कितना 50,000। 5 का स्थानीय मान कितना है 50,000। फिर इसके बाद वाला लाख। अब देखिए फिर आगे इसने कहा इसमें 37,089 में 3 के अंकित मान, तो 3 का अंकित मान का मतलब क्या है, फेस वैल्यू, यानी 3 का अंकित मान 3 ही होगा। जब यहाँ स्थानीय मान कहता तो हम लेते अंकित मान 3। अब फिर क्या रहा है, मान में अंतर, तो माइनस कर दीजिए। आप कहोगे सर 0 से 3 जाएगा नहीं, इधर से हासिल 10 से 3 गए 7, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और 5 से 1 लिए थे 4, फिर 3 बार 9 और 1 7। देखिए कहाँ आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान का मतलब हुआ जो संख्या दी गई है उसका अंकित मान वही होता है। स्थानीय मान वो किस प्लेस पे है संख्या में, इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे है। और ये भी क्वेश्चन सीटेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। लगभग अगर उसने 100 सेट पेपर बनाए होंगे अभी तक, तो 80-85 सेट में उसने ये क्वेश्चन जरूर डाल के रखा है। तो इसको आप ध्यान से करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है। मैंने भाग वाला कंसेप्ट आपको बताया था इससे पहली क्लास में, जिन्होंने ना देखी हो वो जरूर देखे, क्योंकि मैं जो कंसेप्ट यहाँ आपको बताऊंगा लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल में पहली क्लास में बताऊंगा, फिर धीरे धीरे उसको कम करते हुए, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, नई चीज़ें मिलेंगे उसको मैं डिटेल आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो नई चीज़ें मिलेगी। जैसे ये वाला कंसेप्ट मैं पीछे काफ़ी अच्छे से डिस्कस
डिस्कस कर चुका हूं। एक बार मैं बता दूं, जैसे 1/5 भाग का मतलब हुआ, आपके पास अगर 5 रुपए हैं, उसमें से आप किसी को 1 रुपए दे रहे हैं, तो आप कहोगे सर मैंने उसको 1/5 रुपए दे दिए, यानी इसका मतलब हो गया 5 में से आप 1 रुपए की बात कर रहे हो। अगर कहीं लिख गया 2/3 दिख गया आपको, तो आप समझ लीजिए टोटल 3 रुपए हैं, उसमें से वो 2 रुपए की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ वो पूछ रहा है कि सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग, यानी हम मान लेते हैं 1/5 भाग का मतलब पूरे वहाँ जो वृक्ष है वो 5 थे, उसमें से एक वृक्ष क्या है, इसने कहा है वृक्षों की संख्या की सभी वृक्ष की संख्या 1/5 भाग है आम के वृक्ष। ठीक है, तो हम मान लिए कि 5 वृक्ष पूरे बाग में लगे हैं, उसमें से एक वृक्ष जो है वो आम का है। आगे पढ़िए, आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो 5 के आधा कितना होगा, आप कहोगे सर 5 का आधा 2.5 होगा, तो ये अशोक के वृक्ष हो गए। 5 का आधा 2.5 अशोक का होगा और 1/5 उसने बताया था, यानी 5 में से 1 आम का हो गया। फिर आगे आप पढ़िए, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष नीम के, तो शेष कितना बचा, आप कहोगे सर 2.5 तो अशोक के हो गए, 1 आम के हो गए, तो 3.5 तो ये हो गए। टोटल हमने मान रखा है 5 है, तो 5 वृक्ष में से 1.5 वृक्ष बचा, और यही 1.5 वृक्ष क्या है, इसमें कहा है अशोक के और शेष नीम के। ये आप कहोगे सर 1.5 वृक्ष जो है ये नीम के हैं, हमारे हिसाब से जो हमने 5 माना। यदि नीम के वृक्ष की संख्या 12 है, अब देखिए जिसको जो हमारे पास 1.5 आया है उसकी वैल्यू उसने बताया 12 है, तो 1.5 की वैल्यू 12 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितना होगा 12/1.5, और 8 को 1.5 से गुणा करते हैं तो 12 मिलता है, यानी 1 की वैल्यू 8 है। अब हमने यहाँ 5 मानी थी, तो टोटल पेड़ कितने हैं, 8 × 5 40 पेड़ हैं उस बाग में। हमको बाग में पेड़ों की संख्या पता चल गई। हमसे पूछ क्या रहा है, बाग में आम के कितने वृक्ष है। अब आप कहोगे सर टोटल का 1/5 था, तो हम 40 का 1/5 कर देंगे, 5 × 9 = 40, 8 पेड़ आम के हो गए। वो इसी तरीके से हमसे अशोक के भी पेड़ पूछ सकता था, नीम का तो उसने खुद दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 5, 6, 12 पैकेटों में उपलब्ध है, यानी ABC कोई 3 कंपनियां हैं, जिसमें एक कंपनी 5 पीस एक पैकेट में रखती है, दूसरी कंपनी भी 6 पीस रखती है, और तीसरी कंपनी 12 पीस रखती है। आगे कह रहा है यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदनी है, मतलब उस दुकानदार को जितनी पेन खरीद तीनों कंपनियों से समान संख्या, मान लो 50 पेन सबके खरीदे या 60 पेन सबके खरीदे, जितना खरीदे वो समान संख्या में वो कह रहा है खरीदना चाहता है, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाली पैकेटों की न्यूनतम संख्या, वो कह रहा है उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, कह रहा है खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब आप समझिए, अब उसने आपको कहा कि जैसे एक पैकेट में 5 पेन है, दूसरी पैकेट में 6 पेन है, तीसरी पैकेट में 12 पेन है, और हमको एक समान संख्या में खरीदनी, वो हमसे पैकेट। तो आपको इससे पहले मैंने लासा निकालना सिखाया था। क्या सिखाया था, लासा निकालना सिखाया था इससे पहली क्लास में, कि आप सिंपल जैसे आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा होगा, पहले आप 5, 6, 12 का लासा निकालिए। आप कहोगे सर यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे, 5 ऐसे लिख देंगे, 2 × 6 और 6 दूनी 12। फिर कहोगे सर हम 3 लेंगे, 5 ऐसे बच गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर कहोगे सर हम 5 लेंगे, 1, 1, 2। फिर कहोगे सर हम 2 लेंगे, 1, 1, 1। अब जहाँ 1, 1 बचे तो लासा में इसका हम गुणा करा लेते हैं, 2 × 3 × 5 × 2, तो 2, 3, 6, 5, 30 दूना 60, यानी 60 जो हो गया इसका लघुत्तम समापूर्तक निकल आया। लघुत्तम समापूर्तक क्या मतलब होता है, एक ऐसी छोटी संख्या प्राप्त हो जिन संख्याओं का हम लासा निकालते हैं उनसे पूर्णता मल्टीप्लाई होने वाला या पूर्णता विभाजित होने वाला सबसे छोटी संख्या। अब देखिए अगर 60 पेन वो सभी के खरीदते हैं तो उसको एक समान पैकेट में मिलेंगे, यानी कोई पैकेट खोल के 1 पेन या 2 पेन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसने हमसे पूछा है खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या। अब देखिए सबसे कम तो 60 पेन खरीदे, तो ए पेन का एक पैकेट में 5 पीस है, तो उसको कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे, 12 पैकेट। आप कहोगे सर ए के 12 पैकेट खरीदने हैं। देखिए ए के 12 पैकेट, अब एक ही ऑप्शन में वहाँ 12 आपको दिखा, तो एग्जाम में इससे आगे आपको नहीं सॉल्व करना, एक ऑप्शन टिक करके निकल जाना, आगे टाइम नहीं वेस्ट करना। हाँ अगर दूसरे
ऑप्शन में भी 12 रखा रहता या एक ऑप्शन में और कहीं 12 रहता, 3 ऑप्शन में रहता, फिर हम बी वाला चेक करते हैं कि बी के पास एक पैकेट में 6 है, टोटल 60 पेन लेना है, तो बी के लिए हमको 10 पैकेट लेना है बी के लिए। फिर हम बी वाला देखते हैं, यहाँ 10 है, एक ही 10 है, तो भी हम टिक करके निकल जाते हैं। अगर दूसरी जगह भी हमको 10 मिल जा रहा है तो फिर हम तीसरी जगह वाला चेक करेंगे। 60 पेन एक पैकेट में 12 है, तो 12 पंचे 60, तो 5 पेन, यानी पहला ऑप्शन। सीटेट में एक चीज़ ध्यान रख के चलना है, कुछ बच्चे क्या है सही अप्रोच नहीं होती, आप मैथ जानते हैं, आप सही अप्रोच नहीं, आपने टाइम वेस्ट कर दिया, आगे हिंदी रहेगा, आप कुछ लोगों का संस्कृत रहेगा लैंग्वेज में, कुछ लोग इंग्लिश, उसमें लंबे लंबे पैसेज दिए रहते हैं। तो अगर मैथ में आपके टाइम बच जाएंगे तो वहाँ जाके आप अच्छे से पढ़े हुए पैसेज, अगर आप शांति से पढ़ोगे हिंदी के हुए, संस्कृत के हुए, इंग्लिश के, तभी आंसर निकलते हैं, जल्दबाजी में उसके आंसर नहीं निकलते हैं। इसलिए मैथ अगर आप जानते भी हैं तो भी इस क्लास को देखिए, क्योंकि इस क्लास में एक ऐसा अप्रोच आपको मिलेगा जिस अप्रोच से अगर आप एग्जाम में, परीक्षा में बैठ के सॉल्व करते हो तो शायद कम से कम समय, और ये सारे अप्रोच मैं आपको एग्जाम के पेपर में दिखा रहा हूं, ये ना कहें कि आपने खुद सेट कर रखा है, ये आयोग के पेपर है, उसने अपने वेबसाइट पे उपलब्ध कर रखा, वहीं से हमने डाउनलोड करके आपको मैं टेस्ट, देखिए केवल एक ऑप्शन पे उसने 12 रख रखा था, यानी वो खुद चाहता है कि आपके ब्रेन में ऑप्शन देखने की कैपेबिलिटी हो। कुछ बच्चे ऑप्शन नहीं देखते, सवाल लगाने लगते हैं, जब उनका पूरा आंसर आएगा फिर ही वो ऑप्शन देखेंगे। ऐसा नहीं करना, आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप चारों ऑप्शन भी दिमाग में लेके चलिए, या अगर थोड़ा सा आंसर का हिंट मिल रहा है आपको तो एक बार आंसर देखिए कि क्या इस हिंट से हम आंसर टिक करके आगे निकल सकते हैं। हाँ, अगर वहां फंस रहे तो चेक करिए। वैसे 10 में से 9 सवाल में आप हिंट से ही आंसर करके निकल जाएंगे। कहीं एक सवाल में ऐसा होगा कि यहाँ तीनों जगह 12 दिया रहे, फिर यहाँ तीनों जगह 10 दिया रहे, ताकि आपको तीनों चेक करना पड़े। ऐसा केवल एक सवाल में मिलेगा, उसे सीटेड में नहीं रहता ऐसे सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 है 20 दिनों में मिनटों की संख्या, यानी 20 दिन में जितनी मिनटों की संख्या है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर। अब पहले तो हम 20 दिन में मिनटों की संख्या कितना है, तो आप कहोगे सर 20 दिन गुणे एक दिन में सर 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में सर 60 मिनट होते हैं, ठीक है, यही आप। लेकिन अब देखिए कुछ बच्चे क्या है इसको गुणा करने लगेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। इससे पहले भी एक सवाल आया था ऐसे करके दूसरे पेपर में, शायद सेकंड वाला जो टेस्ट सीरीज मैंने सॉल्व कराई थी, जाके आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था। आपको एग्जाम में इसको मल्टीप्लाई नहीं कराना, बस ऐसे लिख लीजिए, फिर आगे पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। अब आप देखिए हमको सेकंड में निकालना है। यहाँ देखिए 5 घंटे लिखा है, यहाँ 6 घंटे लिखा है, यहाँ 8 घंटे लिखा है, यहाँ 7 घंटे लिखा है। अब बात समझिए आप, एक घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इसमें सब में 60 गुणे 60 तो होंगे जरूर, क्योंकि यहाँ भी 60 होगा, 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, यहाँ भी 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, क्योंकि तभी तो ये सेकंड में परिवर्तित करेंगे। अब आप दिमाग में लेके चलिए कि सभी में 60 का गुणा होगा, तो एक 60 तो हम हटा सकते हैं, ये तो सभी में है, इसको हमको देखना ही नहीं। अब बचा 20 गुणे 24, यानी किसमें, अब एक 60 निकाल दिए, बचा एक 60, क्योंकि 2 60 से गुणा कराना है। एक तो पहले 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो मिनट के लिए 60 से, फिर 1 मिनट में सेकंड 60 होता है, तो एक 60 तो हमने यहाँ सेकंड वाली सारे ऑप्शन से हटा लिए। अब हमको पता चल गया एक 60 बचा। अब 20 गुणे 24 कितना होगा, आप कहोगे सर 24 दूना 48, 480। अब देखिए किसमें 60 से गुणा करने पे 480 बनता है, 60 छन 360 नहीं होगा, 60 पंचे 300 नहीं होगा, 60 सतयम 420 नहीं होगा, 60 अट्ठे 480, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप टिक करके चलिए। अब यहाँ अगर आप इसी को 60 से मल्टीप्लाई करते, फिर सारे ऑप्शनों में 60 से मल्टीप्लाई करते तो टाइम लगता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको एक ऐसा अप्रोच देते हुए परीक्षा में चलूंगा, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो कोई बच्चा मैथ जानता है लेकिन आप उनसे आगे निकल जाओगे। वो अगर मैथ का पेपर पूरा 35 मिनट 30 मिनट में सॉल्व करते हैं, तो इस पेपर को आप 15 मिनट में सॉल्व करोगे। ऐसे आपको अप्रोच बताते चलूंगा, वो भी परीक्षा में जो पेपर पूछे उस पे। ऐसा नहीं कि ये मैं अपने मार्केट के कोई क्वेश्चन उठा के या मैं अपने हिसाब से बना के आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ दिख रहे हैं वहाँ नहीं दिखेगा, वहाँ भी दिखेगा जो चीज़ें मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग ऐसे चैनल को सपोर्ट करिए। अभी हमारा चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, उन्हें बताइए कि सर के द्वारा मैथ की बहुत अच्छी क्लास चलाई जा रही है। अगर आपका मैथ अच्छा है फिर भी आप पढ़िए, यहाँ एक नए अप्रोच से आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में कैसे सॉल्व करना है पेपर, उस अप्रोच को सिखाया जाता है। साथ में जितने कमज़ोर बच्चे जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती उनको भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। और एक हमारा मुहिम है कि इस बार मैथ में 30 में 30 सबका होगा, ये मेरी गारंटी है। इतनी
शानदार क्लास होगी। बस आप अपना सपोर्ट करिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिए अगर मेरे अप्रोच अच्छे लग रहे हैं आपको, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दुकानदार 5.1 केजी बादाम, 1900 ग्राम किशमिश और 2.6 केजी काजुओं को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन लगभग अगर हम देखेंगे तो सभी बच्चे लगा लेंगे 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लेकिन सीटेट परीक्षा में 150 क्वेश्चन एक लिमिटेड टाइम में आपको करना है, तो वही बच्चे सफल होंगे जो इसको एक नए अप्रोच, एक नए ट्रिक, कम से कम समय में और 100% सही, ताकि एक बार में उनका आंसर आ जाए। कुछ बच्चे लगाते हैं, गलत आता है, फिर लगाओगे, तो ऐसा नहीं करना। इसीलिए इस क्लास को मैं आपको यहाँ, मेरा ये नहीं कि आपको मैं मैथमेटिशियन बना दूँ, मैथ में बहुत, हमारा टारगेट बस 30 में 30 सीटेट का है, सीटेट में 30 में 30 है जाए। उसके बाद जब सुपर टेट होगा उसमें एक से एक शानदार क्लास चलेंगी, सारा सिलेबस कवर होगा। लेकिन अभी परीक्षा लगा, अभी केवल 30 का 30 टारगेट, और सभी बच्चों का जो नहीं जानते उनका भी 30 कराना है। आपको मैथ में हमको कोई गणितज्ञ नहीं बना के जाना है कि बस इतनी क्लास देख के आप मैथ का कोई भी पेपर उठा लीजिए। अब आप जाएंगे यूट्यूब चैनलों पर तो वहाँ देखेंगे बहुत लोग पूरी मैथ पढ़ा दे रहे हैं। भाई पूरी मैथ क्यों पढ़ना हमें? अभी मेरे पास 2 महीने बचे हैं, हमको सीटेट में 30 लाएं, इसमें पास हो जाए, उसके बाद मेरे पास टाइम रहेगा, हम पूरा मैथ पढ़ेंगे। तो वो तो अपने चैनल पे व्यू के लिए कर रहे हैं कि ज़्यादा लंबी से लंबी क्लास हो, वहाँ बच्चे देखें, उनको लग रहा है सारा कंटेंट यहाँ, वहाँ नहीं भाई। आपको पेपर में 30 में 30 करना है, ना कि अभी गणितज्ञ बनना है। गणितज्ञ बनना है सीटेट के पेपर के बाद बनिए। देखिए यहाँ उसने कहा था एक दुकानदार ने 5.1 केजी बादाम, तो आप समझिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये चीज़ आपको पता है, ये एकदम बेसिक नॉलेज है। तो 5.1 केजी को आप ध्यान से समझ के चलिए कि 5100 ग्राम की बात कर रहा है। आप दोनों फॉर्म में बात करिए, एक 1900 ग्राम किसमें, देखिए यहाँ ग्राम की, तो इसको आप 5100 ग्राम समझ के चलिए। फिर उसने कहा एक जगह 2.6 केजी, तो इसको आप 2600 ग्राम समझ के चलिए, मिला दिया। तो आप कहोगे सर 5100 और 1900, 5100 और 1900, इसको आपको हम मुजबानी जोड़ना, 51 19 70, यानी 7000 प्लस 2.6 को आपने क्या सोचा 2600। अब जो बच्चे कमजोर है वो देख लें, ऐसे आपको जोड़ लेने, 9 1 10 और 6 16, ये 0 लिखा है, एक बच्चे 5 1 6 7 2 9, यानी 9600 ग्राम उसने जब सब मिला दिए तो 9600 ग्राम बने। आगे उसने कहा इस मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट। अब आप कहोगे सर 1 दर्जन में 12 होता है, तो 4 दर्जन में 12 चौक 48 पैकेट बनेंगे। उसने कहा प्रत्येक पैकेट का भार, तो सर मेरे पास 9600 ग्राम है, उसमें मुझे 48 पैकेट बनाना है, तो 48 दूना 96, ये 2 जीरो ऐसे उतर आएगा, एक एक पैकेट 200 ग्राम का बनेगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। बस आप एक पेशेंस और एक सही टेक्निक हो आपके पास, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, 20-25 सेकंड में आप इसको लगा के एग्जाम में आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी। धारिता का मतलब इससे पहले भी आया है, टेस्ट नंबर 1 में धारिता आया था, मैंने आपको बताया था कैपेसिटी होता है इंग्लिश में उसको, यानी किसी बाल्टी की क्षमता, उस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, अधिकतम पानी, अगर हम उसको फुल कर दें वही धारिता होती है। इसने कहा 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी, यानी उस बाल्टी में 16 लीटर पानी आ सकता है। आगे उसने कहा पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है, बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है, यानी एक बाल्टी है जो 16 लीटर की वो पूर्णता भरी हुई है, उसको हमें छोटे छोटे बर्तनों में भरना है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णता भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया था। यानी मेरे पास एक छोटा सा मग है जिससे हमने 40 मग उससे भर भर के, यानी ये जो हमारे पास 16 लीटर वाली बाल्टी है इससे हमने 40 बार निकाले दूध और छोटे छोटे बर्तनों में भर दिया। मग की धारिता क्या है? आप कहोगे सर 16 लीटर, 1 लीटर में कितना होता है? आप कहोगे सर 1000 ml होता है। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ऐसे 1 लीटर में 1000 ml होता है। आप देखे होंगे ऑयल लेके लाने जाते होंगे तो 200 ml की बोतल होती है, 500 ml की होती है, जिसमें 1 kg होगा उसमें 1000 ml की होती है। तो ये सभी जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होता है। अब समझिए 16 लीटर, तो 16 लीटर का मतलब हमारे पास 16000 ml है। कितना है? 16000 ml है। उसने 40 बार निकाला, कितनी बार? 40 बार। तो एक बार मग में कितना आता था? आप कहोगे सर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 4 चौक 16 और ये 2 जीरो हमने उतार लिया। आप कहोगे सर 4
500 ml जो है एक बार उस मग में आता था, तभी उसने 40 बार में उसको खाली कर दिया। भाई तो ये मग की धारिता ही तो निकल आई, मग की कैपेसिटी ही तो निकल आई, मग की कुल क्षमता ही तो निकल आई। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, मग की धारिता क्या है 400 ml। देखिए केवल क्वेश्चन इतना लंबा लिखा देख के आप डरिए ना, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। सीटेट का एक और आप समझ के चलिए, इससे पहले पेपर मैंने बताया था, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान क्वेश्चन। आप तुरंत समझिए कि ये क्वेश्चन हमको फ्री का नंबर दे के जाएगा। तो बड़े क्वेश्चन से सीटेट में आपको कभी नहीं डरना, स्पेशली मैथ में। एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया। समबाहु त्रिभुज देखिए ये पहली बार है, इससे पहले हमने आयत डिस्कस कर लिया है, वर्ग डिस्कस कर लिया है, और मैंने कहा है 75 दिन लगभग 75 पेपर सॉल्व करेंगे, एक एक चीज आती जाएंगी, सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा। आपको मैथ में कहीं नहीं पढ़ना। इसी टेस्ट सीरीज से अगर आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते फिर भी आपके 30 में 30 आएंगे, मेरी गारंटी है। और शायद क्लास को देखने से आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ रहा हो, जिस तरीके से मैं एक छोटी से छोटी चीज आपको समझा रहा हूं। अगर आ रहा है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाइए कि सर इस बार तो मेरे 30 में 30 मैथ में जरूर आएंगे। चलिए हम इसको समझते। आपको मैंने क्या बताया, समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज एक ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों। पहली बात, त्रिभुज की परिभाषा आप जानते होंगे, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ऐसे हमको समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सारे त्रिभुज हम पढ़ेंगे, आगे आएंगे और सारे त्रिभुज हम आपको बताते चलेंगे। तो अगर ये तीनों बराबर, तो अब आप जिन्होंने समबाहु त्रिभुज नहीं पढ़ रखा था वो एक चीज याद कर ले कि जिसकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसने कहा 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर, एक तार है उसको हमने ऐसे फॉर्म में मोड़ा और टोटल तार की लंबाई 120 मीटर है। कितने, 120 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर 120 सेंटीमीटर को हमने ऐसे मोड़ा, ठीक है, ऐसे मोड़ा। तो उसने हमसे पूछा समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। अब देखिए जब तीन फॉर्म में हमने भुजा तो वो एक साइड की हमसे लंबाई पूछा है। अब आप कहोगे सर इसकी तीनों भुजा बराबर है, तो अगर हम इसको 3 से भाग दे दें, 40 या 120, यही एक की लंबाई आ गई। अब देखिए आप मान लीजिए आपने ऐसे त्रिभुज बनाया ऐसे, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये 40, ये 40, ये 40, तीनों बराबर है। 40 से 120 सेंटीमीटर लंबी तार को ऐसे मोड़ के बनाया। यही वो हमसे पूछ रहा था कि एक भुजा की लंबाई क्या है, 40 सेंटीमीटर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए पहला ऑप्शन पढ़िए, सभी वर्ग आयत है। अब जिन्होंने मेरी पहली क्लास देख रखी है, इसीलिए कहता हूं भाई सीटेट हमेशा हर पेपर से कुछ ना कुछ चीजें उठा के वो नेक्स्ट पेपर में पूछता है। ये क्वेश्चन नहीं आया था आगे पेपर में, आयत मैं पढ़ा रहा था, वर्ग पढ़ा रहा था, तब मैंने उस टाइम लिखाया था। आप पहली क्लास जाइए, खोलिए और देखिए, सबसे शानदार क्लास आपको मिलेगी वो। उसमें मैंने इसको कई आपको बोल के लिखाया था कि भैया लिख लीजिए, जहां भी लिखा हो क्या सभी वर्ग आयत होते हैं, आप उसको टिक कर दीजिए। और एक मैंने और लिखाया था, अगर कहीं मिल जाए क्या सभी आयत वर्ग होते, उसको आप गलत कर दीजिए। यहाँ 3 ऑप्शन आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, एक ही ऑप्शन पे आपको आंसर मिल गया। इसीलिए कह रहा हूँ जिन्होंने तीनों टेस्ट सीरीज ना देख रखी वो चैनल पे विजिट करें और सारी टेस्ट सीरीज आप देखिए, प्राइमरी की, जूनियर की, कुछ नया जरूर सीखेंगे एक नए वे में। और 75 दिन हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 12 है 3 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा रखा है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। इससे पहले भी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था और सीटेट का फेवरेट, मोस्ट फेवरेट अगर हम कहें तो ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चनों में आता है। समकोण इस चीज को कहते हैं जो 90 डिग्री के, उसी को समकोण कहते हैं। इसने 3 और 1/3 मतलब 3 पूरा समकोण, तो आप कहोगे सर 3 गुणे 90 प्लस 1/3 और समकोण, तो आप कहोगे 1/3 गुणे 90। अब आप कहोगे 9 त्रिक 27, ये 0 ऐसे उतार लेंगे 270। फिर आप कहोगे 30 या 90, आप कहोगे सर 30, यानी 3 और 1/3 270 और 30 300 की ये बात कर रहा है। इतना चीज जो है ये 300 की बात कर रहा है, 300 डिग्री डिग्रियों की संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, इससे पहले सवाल में एक जगह उसने पूछा था कि डिग्रियों की संख्या 420 ऐसे कोई नंबर दे देगा, इससे कितना कम है, तो आप कहोगे सर 420 से 300 120 कम है, तो आपको 120 बताना था। हो सकता है ऐसी कोई छोटी संख्या दे दे, पूछ ले 200 से कितनी ज़्यादा है, तो आप 200 से 300 घटा के कहोगे 100 ज़्यादा है। तो इसमें 2-3 टाइप के वो क्वेश्चन बनाता है। इसमें या तो पूछ लेगा डिग्रियों की संख्या, या कोई डिग्री दे के पूछेगा इससे कितना कम और इससे कितना ज़्यादा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, सीटेट हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछा है। निम्न पैटर्न में लुप्त प्रविष्टि की पहचान कीजिए। अब देखिए एक वो पैटर्न के क्वेश्चन पूछा है जो अवलोकन
हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 में और टेस्ट नंबर 2 में भी सॉल्व किया था। इसमें एक नए तरीके से उसने दे दिया, उसने लिखा, देखिए अब आपको पेपर में देखना है, इसके लिए कुछ लिखना नहीं। आप देखिए उसने 2 को 4 लिखा, 4 को 12 लिखा, 12 को 48 लिखा, 48 को 204। अब देखिए सबसे कमजोर बच्चा मैं समझ रहा हूँ उसने कुछ भी नहीं अवलोकन किया। उसने एक चीज अवलोकन किया होगा, सर यहाँ 2 दूनी 4 किया गया है, 4 तियां 12 किया गया है, 12 चौक 48 किया गया, तो शायद सर 48 पंचे किया गया। अब मान लो आप 48 पंचे नहीं जानते, आप 48 गुणे 5 करके देख लीजिए, 5 8 40, 4 5 चौक 20, 4 24। हाँ सर ये सही है। पहले इसने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, और ये हमसे इसके नेक्स्ट वाला पूछ रहा है, तो सर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 240 को। आप कहोगे सर हम 240 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 सर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर 1440 आ जाएगा। अब यहाँ तो 6 से अगर इसका अगला पद आपसे पूछ लेता, कहोगे सर 7 फिर 8, तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। तो ये बस बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, इसमें डरिए ना। पैटर्न वाले क्वेश्चन जो आते हैं, इससे पहले मैंने 2-3 पेपर में बहुत इससे अच्छे पैटर्न उसमें आए थे, उसको जरूर देखिए आप जाके, उसमें कुछ नई चीजें आप सीखेंगे। 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई नीचे दी गई है। अब 18 श्रमिकों की, मान लीजिए 18 लेबर हैं, उनकी साप्ताहिक यानी एक हफ्ते में कोई 10 रुपये पाता है, कोई 20 रुपये पाता है, ऐसे करके 18 लेबर है और एक सप्ताह में उन्होंने जितना पैसा पाया उसी का एक चार्ट में विवरण हमको दिया गया है। मान लीजिए एक लेबर 3720 रुपये पाया होगा एक सप्ताह में, कोई 2740 पाया होगा, कोई 3640 पाया। ऐसे पेपरों, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको कुछ लिखना नहीं, फिर आगे पढ़ना है कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 और 3750 के बीच में है। देखिए 3500 और 3750 की, यहाँ आप गलती क्या करते हैं, एक चीज आप देखिए 3500 और 3750 के बीच में है, यानी हमको 3500 नहीं लेना, 3501 जिसका हो और 3749 जिसका हो, ये बीच में होगा। तो आप गलती क्या करते हो, वहाँ 3750 या 3500 के उसी में काउंट करके आप जोड़ लेते हो और आंसर गलत हो जाए। इससे पहले भी इस टाइप के सीटेड में क्वेश्चन आए थे जो मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व किए, उसमें इसको और डिटेल से समझाया है, आप वहाँ जाके समझ सकते हो। यहाँ सिंपली आपको इतना याद रखना है कि जहाँ और हो 3500 यानी 10 और 20 के बीच में, तो आपको 10 नहीं लेना, 20 नहीं लेना, 11 से 19 तक लेना। जहां लिखा मिल जाए 10 से लेके 20 तक, या यहां लिखता 3500 से 3700 के तक, या इस तरीके लिखता, देखिए 3500 से 3750 तक, तो ये हम तब इसमें 3500 भी काउंट करते, 3750। तो लैंग्वेज के साथ वो ये जरूर खेलेगा। देखिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आप गलती कहाँ करोगे, एग्जाम में जाने के बाद आप गलती कहाँ करोगे, उस चीज़ को आप नोट करिए कि इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और सीटेट ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि बच्चे इसमें यही गलती कर देते हैं। अब जब उसने और दिया है तो आप कहोगे सर हम 3500 नहीं, 3551 से एक इससे ज़्यादा और 3750 से एक कम वाली देखेंगे। अब ये 3720 है सर, हाँ बिल्कुल 3750 से कम है सर, 2740 नहीं होगा, हमको 3500 से ऊपर लेना है सर, 3640 भी हो जाएगा, 3380 नहीं होगा सर, 3735 भी हो जाएगा, 2935 नहीं होगा सर, 3630 भी हो जाएगा, फिर 3790 नहीं होगा, हमको 3750 के बीच नीचे लेना था, 3710 हो जाएगा, फिर 3270, आप कहोगे सर नहीं 3270 भी नहीं होगा क्योंकि 3500 से ऊपर लेना है, 3650 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 38 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 3580 ये भी हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर 3950 नहीं 3520। ये पूछा था कितने लोग ऐसे हैं जो 3500 से 3700 के बीच। अब इतनी संख्या आपने ऐसे गोला कर लिया, फिर इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 8। ऑप्शन नंबर सी सबसे आसान क्वेश्चन। इसमें पेपर में आपको कुछ नहीं लिखना, बस उसी में गोला करके आप टिक करना है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है। ये चीज़ सभी बच्चे याद करके जाएं, ऐसा क्वेश्चन सीटेट पूछेगा आपसे भी। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, तो सीटेट का मैंने इससे पहले भी बताया भैया, सीटेट में जहाँ बड़ा प्रश्न देखिए, मान के चलिए उसने आपको फ्री में नंबर देके गया। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे वो फ्री में देके गया। इस सवाल में आपको कुछ भी नहीं है, बस आप पढ़ने में भी टाइम नहीं वेस्ट होगा। देखिए उसने दे दिया एक विशेष दिन किसी बेकारी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। किसी बेकारी, इसने लिखा है नहीं बैकरी, यहाँ लिखना चाहता, ये 2 मानते होंगे, बैकरी शायद लिखना चाह रहा था। किसी बैकरी की दुकान की उसने एक सेलिंग दे दिया कि बिस्कुट उसने 1800 रुपये की बेचा, फिर उसने केक और पेस्ट्री 8000 की बेचे, ब्रेड 2600 के बेचे, ढोकला 900 के बेचे। अब देखिए सिंपल सा इतना क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना उसने बता दिया। अब ऑप्शन पे ढोकला की बिक्री बिस्किट की बिक्री की आधी है। अब आप यहाँ देखिए, आप कहोगे सर ढोकला की बिक्री, अब ऐसे आपको पेपर में देखना है, ढोकला की बिक्री
बिस्किट की बिक्री की आधी है। आप कहोगे सर बिस्किट की बिक्री 1800 की, आधी तो 900 है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या कहोगे सर? ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। आगे पढ़िए, बिस्कुट और ढोकला की कुल बिक्री से 100 कम है, तो बिस्कुट और ढोकला की कुल बिक्री। अब देखिए सारे ऑप्शन अब एक बार मैं दिखा दूं आपको कितनी आसान है। बिस्कुट और ढोकला की कुल बिक्री, तो आप कहोगे सर बिस्कुट 1800, ढोकला 900, 18 9 2700 हो गया। क्या ब्रेड की बिक्री, बिस्कुट की, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 पे थे, ब्रेड की बिक्री और बिस्कुट और ढोकला की कुल बिक्री से 100 कम है, तो आप कहोगे सर यस ब्रेड की बिक्री। तो आप कहोगे सर यहाँ ब्रेड की बिक्री कहाँ दी हुई है, तो कहोगे सर यहाँ 2600 दी हुई है। फिर इसने कहा है बिस्कुट और ढोकला की कुल बिक्री से, तो बिस्कुट और ढोकला ये और ये कुल बिक्री से 100 रुपये कम है, तो आप कहोगे सर सही 18 और 9 2700 से 100 कम है, यानी 2600, ये भी सही है। फिर आप पूछो क्वेश्चन कहेगा केक और पेस्ट्री बिक्री ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है। केक और पेस्ट्री की बिक्री, तो केक और पेस्ट्री की बिक्री 8000 है। चलिए हम पेन चेंज कर ले रहे हैं, आपको समझ में आया। केक और पेस्ट्री की बिक्री 8000 है। फिर इसने आगे कहा है कि बिक्री से, ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है। अब क्या ये देखिए ब्रेड की बिक्री कहाँ गई, ये 2600। देखिए 2600 से कितना ज़्यादा है, 5400 ही तो ज़्यादा है 8000 के लिए। आप कहोगे सर यस, ये भी ऑप्शन एकदम सही है। फिर चौथा पढ़िए, बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री, बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री। आप कहोगे सर बिस्कुट 1800, ब्रेड 2600, कुल बिक्री 4400 हो गया। आगे देखिए उसने क्या कहा है, केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है। केक और पेस्ट्री की 8000 की आधी है, आधी तो 4000 हुई भाई, यानी ये ऑप्शन गलत है। इसने कौन सा पूछा था, कौन सा सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमको बताना था। तो अब एक चीज मैंने आपको ये सिखाया कि यहाँ पे नहीं और है को ध्यान में रखते चलिए, यहाँ 3 ऑप्शन सही था, एक नहीं था, वही बताना था। कुछ बच्चे पहला ऑप्शन सही देखते हैं और टिक करके चले जाते हैं, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन आपको दिखाए। यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, नहीं है तो आप चारों चेक करेंगे, है पूछ लेता तब तो हम पहले पे टिक करके चले जाते क्योंकि वही ऑप्शन था। तो देखिए ये 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए कंटेंट वाला। इसके बाद पेडागोजी बच्चे जो 15 क्वेश्चन है, इसके बाद जितने शानदार तरीके से मैंने ये आपको बताया, अगर कोई बच्चा नहीं जानता था वो भी समझ गया। इसी शानदार तरीके से मैं आपको पेडागोजी 15 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए। एक इस वीडियो का एम रखते हैं 200 लाइक का। अगर इस वीडियो पे 200 लाइक आ गए तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको 30 क्वेश्चन पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन जो सीटेट पूछता है और पेडागोजी भी एक नए तरीके से, ना आपको एनसीएफ 2005 रटने की जरूरत है, ना एनईपी 2020 रटने की जरूरत है। इन दोनों के बिना मैं आपको 15 में 15 सही करने की टेक्निक बताऊंगा। क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने ऑप्शन पे आपको टिक करके निकल जाना है, कहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना है, कहाँ आपको ध्यान रखना है, ये सारी अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को 200 लाइक करना है। 200 लाइक हो जाएंगे तो कल नेक्स्ट ही पार्ट में आपको पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना और उनसे कहना है कि सर की क्लास एक बार पूरा देखिए फिर रिव्यू दीजिए, क्योंकि 1-2 मिनट की क्लास देखने से कुछ समझ में नहीं आता भाई। एक बार आप पूरा देखिए, क्योंकि यूट्यूब पे तो आप कई घंटे देख लेते हैं। आप मेरा 20 से 25 30 मिनट 35 मिनट की क्लास होती है, पूरा देखिए, कुछ नया सीख के जाएंगे। और 75 दिन बचे हैं आपको, 15 दिसंबर को पेपर है। 75 दिन लग के आप मैथ कहीं से न पढ़िए, एक टेस्ट सीरीज आपको रोज मिलेगी, उसी को सॉल्व करके चलिए। बस आपको इतना करना है कि इस टेस्ट सीरीज को जो मैंने 15 क्वेश्चन पे रोक रखा है, सपोर्ट करके इसको 30 क्वेश्चन ले चलना। सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, बस 200 लाइक करना है। अब जाइए आप अपने पापा का फोन लेके कर दीजिए, मम्मी का फोन लेके कर दीजिए, या दोस्तों के फोन में कर दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, या अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर कल इस पे 200 लाइक आ गए तो कल से ही 30 क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ आज की क्लास को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।